हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी तैयारी के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू देख रहे थे। और इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी 9 क्लास का जो एनसीईआरटी है उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर का देख लिए थे, जो फ्रांसीसी क्रांति का था। 2 पार्ट में बनाया गया है, उसको आप जाकर देख लीजिए। और बिल्कुल टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, तो अगर आप लोग बुक पढ़े हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना याद है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, 9th क्लास हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। तो आप लोग जो रूसी क्रांति है उसके बारे में, समाजवाद और रूसी क्रांति, उसका हम लोग आज एमसीक्यू देख रहे हैं। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलने वाले स्वतंत्रता और समानता के विचारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज और आर्थिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण बनाए रखना, समाज की संरचना में आमूल परिवर्तन लाना, नए राजाओं की स्थापना करना, केवल धार्मिक सुधार करना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलने वाले स्वतंत्रता और समानता के विचारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, समाज की संरचना में आमूल परिवर्तन लाना। ठीक है, अब हम लोग सेकंड ऑप्शन मतलब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने किस क्रांति के महत्व का उल्लेख किया था? अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति? तो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो, ये जो है सेकंड चैप्टर का जो पहला पन्ना है, पहला टॉपिक है, उसी में से सवाल आपसे बनाया गया है, सवाल इसमें बनाकर डाला गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन उसी में से होंगे। तो अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़े हैं तो आप ज़रूर जवाब दे पाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि उसी में से सवाल है, और इसी तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने किस क्रांति के महत्व का उल्लेख किया था? तो फ्रांसीसी क्रांति, डी नंबर का हो जाएगा कि डी नंबर का जो मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति जो है उसका महत्व का उल्लेख किया था। आते हैं हम लोग तीसरे सवाल में। 19वीं शताब्दी में समाज के पुनर्गठन के समर्थक किस प्रकार के विचारधारा के थे? 19वीं शताब्दी के समाज के पुनर्गठन के समर्थक किस प्रकार के विचारधारा के थे? उदारवादी, रूढ़िवादी, आमूल परिवर्तनवादी, उपरोक्त सभी। तो अगर आप लोग चैप्टर को पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि उसमें तीनों का नाम लिया गया था। उदारवादी भी थे, रूढ़िवादी भी थे, आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल भी थे। ठीक है, तो और हमको लगता है कि आप लोग को पता होगा कि उदारवादी किसे कहते हैं, रूढ़िवादी और आमूल परिवर्तनवादी, तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप कौन सा विचार 20वीं सदी का महत्वपूर्ण विचार बना? 20वीं सदी का महत्वपूर्ण विचार कौन सा बना? पूंजीवादी, समाजवाद, उदारवाद या फांसीवाद? तो 20वीं सदी का महत्वपूर्ण विचार कौन सा बना? समाजवाद। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के किस प्रकार की संभावनाओं का सूत्रपात किया? फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार की संभावनाओं का सूत्रपात किया? धार्मिक सुधारों की, राजनीतिक स्थिरता की, सामाजिक संरचना के आमूल परिवर्तन की, व्यापारिक विस्तार की? तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक संरचना के आमूल परिवर्तन की। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें से, फर्स्ट टॉपिक नहीं बोलेंगे, जो शुरू में भूमिका दिया हुआ उसी में से सवाल बनाया गया था। तो हर एक टॉपिक में से सवाल बना हुआ है, और उसका अगर आप ध्यान से पढ़े हैं चैप्टर को तो आपको ज़रूर आता होगा, क्योंकि बहुत टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते थे। अब चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरा टॉपिक से है। उदारवादी किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना चाहते थे? उदारवादी किस तरह के राष्ट्र की स्थापना चाहते थे? धार्मिक एकरूपता वाला राष्ट्र, वंश आधारित शासकों द्वारा शासित राष्ट्र, सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह देने वाला राष्ट्र, केवल संपत्तिधारियों के अधिकारों की रक्षा वाला राष्ट्र? तो उदारवादी जो थे वह सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना चाहते थे, और केवल उदारवादियों में क्या था प्रॉब्लम कि वह लोग महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं देना चाहते थे। महिलाओं को मत का अधिकार नहीं देना चाहते थे। ठीक है, उनको लगता था महिलाओं को अधिकार देने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग कम पढ़ी लिखी है। ठीक है, उदारवादियों के अनुसार सरकार को किसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? केवल संपत्तिधारियों के,
वंश आधारित शासकों के, व्यक्ति मात्र के, धार्मिक नेताओं के। तो उदारवादियों के अनुसार सरकार को किसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? केवल संपत्तिधारियों का, ऐसा तो नहीं था। वंश आधारित शासकों का, ऐसा भी नहीं था। व्यक्ति मात्र के, ठीक है, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। उदारवादी किस प्रकार की सरकार के पक्ष में थे? वंश आधारित शासकों की सरकार, निर्वाचित और प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार, धार्मिक नेताओं की सरकार, सैन्य सरकार। तो इसका बी नंबर हो जाएगा, निर्वाचित और प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार। ठीक है, तो उदारवादी जो थे वह किस तरह का सरकार चाहते थे? निर्वाचित और प्रतिनिधित्व पर आधारित, वंश आधारित नहीं। आते हैं, चौथा क्वेश्चन है, उदारवादी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में क्यों नहीं थे? वह लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में क्यों नहीं थे? वो लोग महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। वे केवल महिलाओं को वोट देने का अधिकार देना चाहते थे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे महिलाओं को वोट देने का अधिकार। वे केवल संपत्तिधारियों को वोट देने का अधिकार देना चाहते थे? बिल्कुल यही था, बी नंबर जो है वही हो जाएगा। वे केवल संपत्तिधारियों को वोट देने का अधिकार देना चाहते थे। आइए उसके बाद देखते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो आप थोड़ा पॉज करके उसके बाद आंसर लगा सकते हैं। हम इसलिए जल्दी बोल रहे हैं ताकि बहुत लंबा वीडियो ना बने, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। रेडिकल समूह किस प्रकार की सरकार के पक्ष में था? वंश आधारित शासकों की सरकार, धार्मिक नेताओं की सरकार, आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार, संपत्तिधारियों की सरकार। तो रेडिकल कैसा चाहते थे? रेडिकल चाहते थे आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार। यानी कि वो लोग क्या चाहते थे? वो चाहते थे महिलाओं को भी मत का अधिकार मिलना चाहिए, और महिला और पुरुष मिल के जिसको बहुमत मिलेगा, जिस भी पार्टी को, वही पार्टी शासक बनेगा। ठीक है। रेडिकल समूह किसके विशेषाधिकारों के खिलाफ थे? रेडिकल समूह किसके विशेषाधिकारों के खिलाफ थे? बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों के, धार्मिक नेताओं के, महिलाओं के, सैनिकों के। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों के। रूढ़िवादी किसके खिलाफ थे? केवल रेडिकल के, केवल उदारवादियों के, रेडिकल और उदारवादी दोनों के, केवल धार्मिक नेताओं के। तो रूढ़िवादी कौन था? रूढ़िवादी वे लोग थे जो रेडिकल और उदारवादी दोनों के विपक्ष में थे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी किसकी ज़रूरत को स्वीकार करने लगे? धार्मिक सुधार की, अतीत को पूरी तरह ठुकराने की, कुछ परिवर्तन की, वंश आधारित शासन की। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ कि रूढ़िवादी जितने भी लोग थे वह थोड़ा स्वीकार करने लगे थे कि कुछ परिवर्तन तो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पूरी तरह अगर हम लोग चाहेंगे कि कुछ परिवर्तन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकेगा, कुछ परिवर्तन तो करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग चाहते थे कि धीरे धीरे परिवर्तन हो, और जो पुराने लोग हैं उन लोगों का सम्मान करते हुए परिवर्तन किया जाना चाहिए। चलिए, अब ये उसके आगे वाला टॉपिक है, उसमें से सवाल बनाया गया है। औद्योगिक क्रांति के बाद नए शहरों के विकास और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का क्या परिणाम हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद नए शहरों के विकास और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का क्या परिणाम हुआ? तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग। रोजगार के अवसर बढ़ गए, मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, मतलब कि नए शहरों के विकास और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का क्या परिणाम हुआ, वह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रोजगार के अवसर बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, लोग कारखानों में काम करने लगे, सरकारी नौकरी बढ़ गई। तो औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? रोजगार तो नहीं बढ़ा था, क्योंकि रोजगार तो छिन गया था बहुत लोगों का। जो लोग लघु उद्योग या इस तरह का कुटीर उद्योग करते थे उन लोगों का तो रोजगार छिन गया था। मजदूरी बढ़ गई, मजदूरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि बहुत कम मजदूरी पे लोगों को काम करवाया जा रहा था। लोग कारखानों में काम करने लगे थे। हाँ, लोग अपना कुटीर धंधा उद्योग जो था वह सब छोड़ के अब सब लोग कारखाने में काम करने लगे थे। सरकारी नौकरी बढ़ गई थी? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिकरण के दौरान मजदूरों की समस्याओं में क्या शामिल था? तो औद्योगिकरण जब हुआ उस समय मजदूरों का सबसे बड़ा समस्या क्या रहा था? लंबी काम की पाली और कम मजदूरी, अच्छी वेतन और कम काम की पाली, कम काम की पाली में कमी और बेहतर आवास, बेरोजगारी में कमी और उच्च मजदूरी। तो ये सब तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। काम की पाली जो थी वो बहुत लंबी थी और मजदूरी बहुत ही
कम दिया जा रहा था, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, औद्योगिक समाज में लगभग सभी उद्योग किसके स्वामित्व में थे? औद्योगिक समाज में लगभग सभी उद्योग किसके स्वामित्व में थे? तो यह सरकारी था, व्यक्तिगत था, सामुदायिक था, विदेशी था। तो औद्योगिक समाज में जो जितना भी उद्योग था वह किसके स्वामित्व में था? व्यक्तिगत लोगों के हाथ में था, यानी निजी स्वामित्व था। ठीक है। रेडिकल और उदारवादी किस प्रकार की विशेषाधिकारों के खिलाफ थे? तो रेडिकल और उदारवादी किस प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे? जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के। जाहिर सी बात है, जिन लोगों को जन्मजात अधिकार मिल रहा है, विशेषाधिकार मिल रहा है, उन लोगों के वह खिलाफ होंगे। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक स्त्री पुरुष किसके इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए? 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक स्त्री पुरुष किसके इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए? तो धार्मिक नेताओं के, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के, वंश आधारित शासकों के, सैनिक अधिकारियों के। तो जितने भी लोग थे 19वीं शताब्दी में, जो लोग समाज के परिवर्तन चाहते थे, वह जितने भी स्त्री पुरुष थे वह उदारवादी और रेडिकल समूहों में शामिल हो गए। यह साफ क्वेश्चन, मतलब कि टॉपिक में से ही क्वेश्चन बनाया गया है। आप अगर पढ़े होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि उसी बुक में से ही क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप बुक पढ़े हैं आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो एक बारी जाके टॉपिक को देखिए, एक बारी रीडिंग कर लीजिए और उसके बाद आके क्वेश्चन लगाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना चीज़ याद रह रहा है। ठीक है, ये रिवीजन के लिए ही बनाया जा रहा है कि कितना आपको याद रह रहा है सब कुछ। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी ने किसके खिलाफ साजिश रची थी? 1815 के बाद क्या हुआ था? इटली का एक राष्ट्रवादी था गिसेप्पे मेज़नी। पहली बात तो यह भी याद रखना है कि इटली का राष्ट्रवादी कौन था? गिसेप्पे मेज़नी। वह किसके खिलाफ साजिश रच रहा था? तो विदेशी आक्रमणकारियों के, राजा के, धार्मिक नेताओं के, व्यापारियों के। तो वह राजा के खिलाफ साजिश रच रहा था। ठीक है। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता किस उद्देश्य से क्रांति के पक्ष में थे? राष्ट्रवादी कार्यकर्ता किस उद्देश्य से क्रांति के पक्ष में थे? धार्मिक एकरूपता स्थापित करने के लिए, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए, वंश आधारित शासन स्थापित करने के लिए, सैन्य शासन लागू करने के लिए। तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता का क्या उद्देश्य था? सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए वह क्रांति कर रहे थे। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गिसेप्पे मेज़नी की रचनाओं का अध्ययन कौन करता था? केवल इटली के लोग, केवल यूरोप के लोग, भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी, केवल फ्रांस के लोग। तो गिसेप्पे मेज़नी वैसे तो इटली का था, ठीक है, लेकिन उसका जो रचना था उसका अध्ययन पूरे दुनिया भर के लोग करते थे, यानी भारत सहित दुनिया भर के लोग उसकी जो रचनाएं थी उसको पढ़ते थे। समाजवादियों का संपत्ति पर किस प्रकार का स्वामित्व सही नहीं मानते थे? समाजवादियों का संपत्ति पर किस प्रकार का स्वामित्व सही नहीं मानते थे? सरकारी स्वामित्व, निजी स्वामित्व, सामूहिक स्वामित्व, धार्मिक स्वामित्व। तो समाजवादी जितने भी लोग थे वह क्या गलत मानते थे? वह निजी स्वामित्व, यानी कि संपत्ति पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो उसको वह लोग गलत मानते थे। ठीक है। समाजवादी किस प्रकार के स्वामित्व को सभी समस्याओं का जड़ मानते थे? मतलब समाजवादी जो थे वह सभी समस्याओं का जड़ क्या मानते थे? निजी स्वामित्व में जो भी निजी स्वामित्व में जो भी संपत्ति है उसको वह लोग सभी समस्याओं का जड़ मानते थे। समाजवादी किस प्रकार के उद्यम को बढ़ावा देने के पक्ष में थे? व्यक्तिगत उद्यम, सामूहिक उद्यम, विदेशी उद्यम या धार्मिक उद्यम। तो समाजवादी क्या चाहते थे? वह चाहते थे कि सामूहिक उद्यम हो, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या इस तरह का वो लोग चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इंग्लैंड के किस उद्योगपति ने नया समन्वय, न्यू हार्मनी, मतलब इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, न्यू हार्मनी नामक समुदाय की रचना का प्रयास किया था? तो वह कौन था जिसने न्यू हार्मनी या नया समन्वय नाम से एक समुदाय की रचना का प्रयास किया था? तो रॉबर्ट ओवन था, ठीक है, इंग्लैंड का उद्योगपति था रॉबर्ट ओवन, ठीक है। न्यू हार्मनी नाम से रचना का प्रयास किया था, एक सामुदायिक रचना का प्रयास। तो यह याद रखिएगा।
कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज किस प्रकार का समाज है? कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या था? औद्योगिक समाज जो है वह क्या मानता था? यह एक पूंजीवादी समाज है। ठीक है, जितना भी औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी, यानी कि पैसा कमाने का खाली उसको लोभ है और वह किसी के मतलब समाज के बारे में वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच रहा है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से पैदा होता है? मार्क्स क्या मानता था कि पूंजीपति को जो इतना मुनाफा हो रहा है वह किसके मेहनत से हो रहा है? पूंजीपतियों की मेहनत से, धार्मिक नेताओं की मेहनत से, मज़दूरों की मेहनत से। तो जाहिर सी बात है, मज़दूर मेहनत करते हैं और उसका जो मुनाफा होता है वह किसके पास जाता है? वह सारा का सारा मुनाफा पूंजीवादी के पास जाता है। मार्क्स के अनुसार मज़दूरों की स्थिति में सुधार के लिए किसे उखाड़ फेंकना होगा? तो मार्क्स क्या मानता था कि अगर मज़दूरों की स्थिति में सुधार लाना है तो किसको उखाड़ फेंकना होगा? तो इसमें धार्मिक नेताओं को, सामूहिक उद्यमों को, पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को, सरकारी अधिकारियों को। तो पूंजीवादी व निजी संपत्ति पर आधारित जो शासन है उसको उखाड़ फेंकना होगा, यह वह मज़दूरों से कहता भी था। मार्क्स ने भविष्य की समाज को नया नाम दिया था। पूंजीवादी समाज, साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज, यह तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसका आंसर, तो कम्युनिस्ट समाज। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए किस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई थी? तो आप लोग को अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा, द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी। ठीक है, किस दशक तक समाजवादी पूरे यूरोप में फैल चुके थे? तो समाजवादी किस दशक तक पूरे यूरोप में फैल गए थे? 1870 के दशक तक। ठीक है, किस देश में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ मजदूर संगठनों के गहरे रिश्ते थे? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ का था? वह जर्मनी का था। ठीक है, किस देश के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मजदूर संगठनों के गहरे रिश्ते थे? तो यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो था वह जर्मनी का था, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने किस नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई? ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने किस नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई? सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, रिपब्लिक पार्टी। तो हम लोग जानते हैं लेबर पार्टी, ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी नाम का मतलब कि आंदोलनकारी है। चलिए देखते हैं, फ्रांस में किस नाम से एक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ट्रेड यूनियन पार्टी। तो फ्रांस में किस नाम से समाजवादी पार्टी का गठन किया गया? यह सोशलिस्ट पार्टी है। ठीक है, तो सब जगह का याद रखिएगा, इससे पहले भी देख लीजिए। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ पर था? जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने किस नाम से पार्टी बनाई थी? लेबर पार्टी, यानी ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रांस में होगा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तीनों जगह का याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी किस में कामयाब नहीं हो पाए। तो 1914 तक जो जितने भी समाजवादी थे वह कहीं पर भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। ठीक है, किस देश के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया? किस देश के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया? तो इंग्लैंड और जर्मनी के। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया था। कुछ चीज़ जो है जिसको याद रखने का ज़रूरत है तो उसको याद रखिएगा, जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन जो था कि इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने संगठन बनाना शुरू किया था। मजदूर संगठन ने किसके लिए आवाज़ उठाना शुरू किया? उच्च मजदूरी और कम पाली, काम के घंटों की कमी और मताधिकार, सरकारी नौकरी और उच्च पद, निजी संपत्ति और पूंजीवादी समाज। तो बी नंबर ऑप्शन होगा, काम के घंटों में वो लोग कमी चाहते थे और मताधिकार चाहते थे। देखिए, ए नंबर भी अच्छा सही लग रहा है सुनने में कि उच्च मजदूरी और कम पाली, लेकिन आपके बुक में जो है वह काम के घंटों की कमी और मताधिकार दिया हुआ है।
तो आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में, टीचर वाले एग्ज़ाम में इसी तरह से सवाल बुक से ही उठाकर एकदम पूछ लिया जाता है। तो ज़रा सा भी अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन होगा तो गड़बड़ कर दीजिएगा। तो काम के घंटों में कमी और मताधिकार, ठीक है। तो दो चीज़ों के लिए वह मजदूर संगठन आवाज़ उठा रहे थे, काम के घंटों में कमी और मताधिकार। उच्च मजदूरी नहीं था, मताधिकार था, ठीक है। आगे देखते हैं। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था? 1914 में रूस और पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। बाकी सब तो आप जान रहे हैं, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, ये सब बाद में है, ठीक है। पहले कौन था? सबसे पहले 1914 में जार निकोलस द्वितीय। रूसी साम्राज्य में कौन सा धर्म बहुसंख्यक था? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, रूसी ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। तो अगर आप बुक पढ़े हैं तो साफ साफ आपको पता होगा कि रूसी ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी, ये वाला जो धर्म था वह बहुसंख्यक में था। रूसी साम्राज्य में 1914 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल थे? तो रूसी साम्राज्य में 1914 तक कौन से क्षेत्र शामिल थे? फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, तुर्की, साइप्रस। तो आपको पता होगा स्पेन, पुर्तगाल ये सब तो बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो ये सब तो हो नहीं सकता है। जर्मनी, फ्रांस भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। ग्रीस, तुर्की, साइप्रस ये सब नहीं। तो ए नंबर हो जाएगा फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, क्योंकि वहाँ से टच भी होता है। अगर आप देखेंगे मैप में तो रूस के साथ ये सब जो एरिया है वह टच होता है। अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस में किसका पतन हुआ? अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस में साम्यवाद का, लोकतंत्र का, राजशाही का, पूंजीवादी का। तो आपको पता है राजशाही का अक्टूबर क्रांति से पतन हुआ था। अक्टूबर क्रांति के परिणाम स्वरूप 1917 में किसने सत्ता पर कब्जा कर लिया? किसने सत्ता पर कब्जा कर लिया? जाहिर सी बात है, समाजवादियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1914 में रूस का साम्राज्य किस महासागर तक फैला हुआ था? तो यह प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, ठीक है। अगर अभी भी प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है, आप जानते हैं। 1914 में रूसी साम्राज्य में कौन से धार्मिक समूह शामिल थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन, यहूदी, शिंटो, ताओ, कन्फ्यूशस और जैन, यहूदी, हिंदू, शिंटो। तो ये सब नहीं था। फर्स्ट नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था? कितने प्रतिशत लोग 20वीं शताब्दी तक रूस की जो कितनी प्रतिशत आबादी थी जो खेती बाड़ी यानी किसानी से जुड़ा हुआ था? 85% लोग, ठीक है। 85% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में किस देश में खेती पर निर्भर आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा था? तो पूरे यूरोप में रूस का ही जो था वह 85% था, बाकी सब जगह ये सब कम था, ठीक है। मतलब कि रूस में 85% लोग केवल किसानी से ही जुड़े हुए थे। इतना यूरोप में और यूरोप के किसी भी देश में नहीं था। रूसी साम्राज्य के किस शहर में प्रमुख औद्योगिक इलाके थे? कजान, नोवगोरोड, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, कीव और वोल्गोग्राड, रोस्तोव और समारा। तो कौन सा ऐसा इलाका था जिसमें प्रमुख औद्योगिक इलाके थे रूसी साम्राज्य में? तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ठीक है। जो चैप्टर पढ़ा होगा उसको तो यह सब चीज़ बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो फिर बहुत दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो यह चैप्टर में से ही बनाया गया और फैक्ट्स को जैसे उसमें लिखा गया उसी तरीके से बनाया गया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में आए, लेकिन यह है कि इसी फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ किया जाएगा आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनेगा। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बाद में देखेंगे। रूस में बड़े पैमाने पर कारखानों का निर्माण कब शुरू हुआ? 1870 के दशक में, 1880 के दशक में, 1890 के दशक में, 1900 के दशक में। तो रूस में बड़े पैमाने पर कारखानों का निर्माण कब शुरू हुआ? 1890 के दशक में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप नोट भी कर सकते हैं। सन 1900 तक रूसी उद्योग में किस प्रकार की वृद्धि हुई? कोयला उत्पादन में 2 गुनी वृद्धि, स्टील उत्पादन में 4 गुनी वृद्धि,
तो यह दोनों बात सही है। ए और बी दोनों। कोयला उत्पादन में 2 गुनी वृद्धि हुई थी और स्टील उत्पादन में 4 गुनी वृद्धि। क्यों? क्योंकि रेल का पटरी बिछाया, मतलब रेल बनाया जाने लगा था, तो इसलिए दोनों चीज़ में वृद्धि हुआ था। ठीक है। रूसी साम्राज्य में मजदूरों को काम की कितनी पाली में करना पड़ता था, मतलब काम की कितनी पाली में काम करना पड़ता था। ठीक है। तो ये 10 से 12 घंटे थे। ठीक है। रूसी साम्राज्य में मजदूरों के लिए कितना था? 10 से 12 घंटा। 1914 में रूसी फैक्ट्री मजदूरों और महिलाओं की संख्या कितनी थी? 1914 में रूसी फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो यह 31% था। ठीक है, 1914 तक। आगे देखते हैं, मजदूरों के बीच वेतन में असमानता का एक प्रमुख कारण क्या था? मजदूरों के बीच वेतन जो था वह असमान क्यों था? महिलाओं को पुरुष मजदूरी के मुकाबले कम वेतन मिलता था। यह बात सही है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। अगला देखते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में मजदूरों के बीच संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में मजदूरों के बीच संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना, एक दूसरे की मदद करना, एक नए काम की तलाश करना, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना। तो बी नंबर ऑप्शन होगा, एक दूसरे की मदद करने के लिए वह संगठन बना रहे थे। रूसी साम्राज्य में बड़े कारखानों पर नज़र रखने के लिए कौन जिम्मेदार था? रूसी साम्राज्य में बड़े कारखानों पर नज़र रखने के लिए कौन जिम्मेदार था? सरकार, पूंजीपति, मजदूर संघ, स्थानीय प्रशासन। तो सरकार मतलब कि जिम्मेदार था। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया है और आप बोर ना हो जाएं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए आप लोग इसी को मतलब इसके आगे जो है उसको पढ़ते रहिए, और उसके बाद जब आगे का आएगा MCQ तो फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।